हेलो, वेलकम टू साइंस क्लासेस। हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने क्रैश कोर्स की सीरीज में आगे। हम लोग चला रहे थे, जैसे आपको मालूम है, पी ब्लॉक एलिमेंट का ये सेकेंड लेक्चर होगा और कोशिश की गई है इस दफा कि ज्यादा से ज्यादा थ्योरीज को भी इंक्लूड किया जाए और कोई भी एनसीईआरटी का पोर्शन छोड़ा ना जाए। हाँ, लेक्चर्स थोड़े लेंदी हो गए हैं तो कोई इश्यू नहीं है। आपको मैं सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूँ कि आप लेक्चर को बैठ करके उसके नोट्स बनाने या किसी चीज करने की जरूरत नहीं है। आप एक साइड में अपने हाथ में एनसीईआरटी रख लो, देखोगे हू बहू एनसीईआरटी मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। और उसको जाहिर सी बात है, एनसीईआरटी पढ़ना सबके लिए इतना आसान नहीं है, मगर आप लेक्चर के साथ एनसीईआरटी लेकर के बैठिएगा ना तो मामला आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो बच्चे इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका पहला पार्ट आप देखिए, वहां पे सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसके बाद इसको आप कंटिन्यू करेंगे। खैर, तो हमने क्या पढ़ा था? पी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं? एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू पी सबसेल। बात हो चुकी है, इंट्रोडक्शन हो चुका है। एक्सेप्ट हीलियम, किसको छोड़ करके? हीलियम को छोड़ करके। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप 13 और 18, है ना। 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट है, बात हो चुके। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP, 1 होगा तो 13, P होगा तो NP2 होगा तो 14, NP3 होगा तो 15, NP4 होगा तो 16, NP5 होगा तो 17 और NP6 होगा तो 18। इस तरह से करके इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि आपको पता है। The first element of each group show anomalous behavior। क्या शो करता है बुआ? Anomalous behavior। क्या है? क्या है anomalous behavior? तो पता है, ये जो ग्रुप के एलिमेंट है, ये जो है, इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन है? बोरन। बोरन का कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और उसके बाद क्या है? हीलियम। कौन सा है? हीलियम। यही तो इस ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट। तो ये दोनों तो हमें पढ़ना ही नहीं है और हीलियम तो बस ऐसे ही है। चलिए ठीक है, बाकी हमें जो मेनली पढ़ना है इस तीनों पे फोकस करके पढ़ना है। और ये जो तीनों है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, एनामलस बिहेवियर शो करते हैं। रीजन क्या है कि इससे नीचे जब आप आइएगा तो दूसरे एलिमेंट्स है वो थर्ड शेल के, और थर्ड शेल से किसकी शुरुआत होती है? डी ब्लॉक की। तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक नहीं होता, पता है ना आपको। सेकेंड शेल के एलिमेंट है नाइट्रोजन, है ना, 2s2 और 2p3 सेकेंड सेल के एलिमेंट है। और बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने आपको इतना पढ़ा है। तो ये जो सेकेंड सेल के एलिमेंट है, तो इसमें तो क्या होता है? पी ही ब्लॉक होता है। सेकेंड फर्स्ट सेल में पता है ना एस, और सेकेंड सेल में क्या होता है? एस और पी। डी ब्लॉक की शुरुआत कहां से होती है? थर्ड सेल, एस, पी और डी। समझ रहे हैं ना बात? बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब चीज अच्छे से है। एसपीडी, तो थर्ड सेल के एलिमेंट ये नहीं है, सेकेंड सेल का एलिमेंट है। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है कैसे? सेकेंड सेल का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एब्सेंस है। ये एनामलस बिहेवियर शो करते हैं। एनामलस बिहेवियर हमारी पहले भी बात हो चुकी है। ऐसा बिहेवियर खानदान का वो बंदा जो एक्सेप्शनल टाइप बिहेव करता हो, अलग बिहेव करता हो सबको से, और ऐसी बिहेवियर को क्या बोलते हैं? एनामलस बिहेवियर, है ना। तो चलिए थोड़ा सा मुलाकात कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। हम डायरेक्ट शुरुआत कर देते हैं ग्रुप 15 से जो हमारा पढ़ना है। ग्रुप 15 में हमने जैसा कि पढ़ा था पिछली क्लास में कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का NS2 NP3। कौन कौन से एलिमेंट है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये Sb है। ये किससे बनता है? Sb का मतलब कहता है स्टीबियम, और स्टीबियम कैसा नाम है? लैटिन नेम है, ठीक है। इसी से लिया गया एंटीमनी, स्टीबियम से Sb, इसी लैटिन नाम से इसका क्या ले लिया गया? एब्रिविएशन यूज किया गया, शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया। इसका एक्चुअल नाम क्या होता है? एंटीमनी, बिस्मथ और मस्कोनियम। मस्कोनियम के बारे में सर पहले भी चर्चा नहीं की है, कभी करते भी नहीं है। कैसा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करते, है ना। तो हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? पहले भी बताया, उम्मीद है कि आप रट लिए होंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये जो ग्रुप के एलिमेंट है एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या मतलब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं ये? तो ये देखिए NS2, S में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 2, और NP3, P में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2 और 3। जब इलेक्ट्रॉन फील्ड कीजिएगा तो ये कैसा है? हाफ फील्ड, है ना। अगर 6 का 6 भरा होता तो कितना? P में कितने रख सकते हैं? 6 का 6 भरा होगा तो क्या होगा? फुल फील्ड। ये कितने हैं? आधा भरा हुआ है तो हाफ फील्ड, है ना। और आपको पता है कि सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन होती है? फुल फील्ड।
है ना, बेसिक का पार्ट है बच्चों। सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? फुल फील्ड, फिर क्या होती है? हाफ फील्ड, फिर क्या होती है? अनफिल्ड। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसकी कैसी है, कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? हाफ फील्ड है। कैसे है बच्चों? हाफ फील्ड है। और इस हाफ फील्ड होने की वजह से इसको एक्स्ट्रा क्या मिलती है? स्टेबिलिटी मिलती है। चलिए, उसके बाद हमने बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया सर इसके ऑकरेंस पर चर्चा नहीं किया। बच्चों हमने ऑकरेंस पर चर्चा नहीं किया तो इसी बहाने हमने कहा कि आप कुछ नहीं छोड़ते। चर्चा नहीं किया तो सिंपल सा रीजन है, क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत कम है। ठीक है, फिर भी कर लेते, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा बढ़ जाएगा 1-1.5 घंटे का लेक्चर का पार्ट। हम मेहनत करने के लिए तैयार है, बस आप पेशेंटली इसको पूरे को देख जाओ। और बाकी तो मैंने सारा चीज बताया, तो वहां जाकर के कैसे क्या करेंगे वहां देख लीजिएगा। खैर, तो नाइट्रोजन का 80% बाई वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का 80 नहीं 78% क्या है? नाइट्रोजन है। N2 है। साथ में कहां पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में। अर्थ क्रस्ट में क्या किस फॉर्म में पाया जाता है? सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के नाम, है ना। चलिए, और कहा? इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स में भी क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, कोई मोटा मोटी बात ऑकरेंस में क्या मैं आपको डिटेल में बताऊं। फास्फोरस मिनरल्स एज द एपेटाइट फैमिली, है ना। एपेटाइट रॉक जो है एपेटाइट फैमिली के तौर पर मेन कंपोनेंट ऑफ फॉस्फेट रॉक्स। फॉस्फेट रॉक्स में फॉस्फेट पाया जाता है। यहां से संभावना आप पूछने की कम है, मगर यहां से संभावना पूछने की, अगर पूछेगा तो यहां से पूछ सकता है। प्रेजेंट इन बोन्स, हड्डियों में क्या पाया जाता है? फास्फोरस। एज वेल एज लिविंग सेल्स, लिविंग सेल में भी, सेल के अंदर भी क्या पाया जाता है? फास्फोरस। कहां? डीएनए में और आरएनए में, है ना। इतना डिटेल में जाने का वक्त नहीं है कि मैं जाऊं। फास्फोप्रोटीन, फास्फोरस प्रोटीन के फॉर्म में भी पाया जाता है। कहां मिलता है ये प्रोटीन? मिल्क और एग में। मिल्क और एग में प्रोटीन होता है ना, और इस प्रोटीन में क्या होते हैं? फास्फोरस होता है। इसका आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ मेनली एज सल्फाइड मिनरल्स। कहां पाए जाते हैं? सल्फाइड मिनरल्स में। हो गया आपका ऑकरेंस पार्ट। ठीक है, मैसेज कर रहे, पर्सनल मैसेज, सर ऑकरेंस आपने छोड़ दिया, आप कुछ भी नहीं छोड़ रहे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं इसके। तो आपको पता है साइज, जब नीचे की तरफ आप जाइएगा तो साइज क्या करता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। डाउन टू द ग्रुप जाइएगा तो नंबर ऑफ शेल बनेंगे ना। ये क्या है बच्चों? 2p3। ये किसका है? थर्ड सेल का, तो 3p3। ये फोर्थ सेल का, 4p3। हमने बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में सब आपको पढ़ाया है। 5p3 और ये क्या है? 6p3। तो डाउन टू द ग्रुप जा रहे हैं तो शेल का नंबर बढ़ रहा है, शेल का नंबर बढ़ रहा है तो साइज बढ़ रहा है। जब सेल आयोनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कहां से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं? बाहरी शेल से। तो आप नीचे की तरफ जब जाइएगा, डाउन टू द ग्रुप जाइएगा तो साइज बढ़ रहा है। बाहर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। चार्ज कौन सा होता है? माइनस। अंदर में क्या होता है? प्रोटॉन। चार्ज कौन सा होता है? प्लस। तो दोनों जो अपोजिट चार्ज है ना, कहां पर जाने लगेगा? फोर्स ऑफ अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, कैसा होता है? डिस्टेंस डिपेंडिंग फैक्टर है, दूरी पर निर्भर करता है। तो नजदीक रहेगा तो ज्यादा लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूर रहेगा तो कम लगेगा। तो कहां से निकालना आसान? कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ये तो अंदर तान रहा है ना, दूर नजदीक है तो अंदर तान रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो जैसे जैसे दूर जाइएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। तो ऊपर से निकालना आसान कि नीचे से? नीचे से निकालना आसान। तो डाउन टू द ग्रुप जाइएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। क्या घटेगी बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी। एक मिनट, थोड़ा सा एरर लग रहा है कुछ, बस एक मिनट। बस एक सेकेंड, है ना, ये थोड़ा सा एरर है कहीं में, ठीक हो जाएगा अभी। चलिए, तो क्या है ये? और
चलिए थोड़ा सा माफी चाहते हैं, खैर, और कट करके पता है ना पूरा फिर से करना पड़ता है। तो डाउन टू द ग्रुप जाइएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। अब मेटल का डेफिनेशन क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। मेटल का डेफिनेशन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, जो इलेक्ट्रॉन दे उसको कहते हैं मेटल। जो जितने आसानी से देगा उतना ही अच्छा मेटल होगा। तो सबसे आसानी से कौन देगा? नीचे की तरफ जाइएगा तो दूरी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। तो इलेक्ट्रॉन कहां से आसानी से मिलेगा? नीचे से। तो डाउन टू द ग्रुप जाइएगा तो मेटालिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। डाउन टू द ग्रुप जाइएगा तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा मिलेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जैसे जैसे दूर जाइएगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या करेगी? घटेगी, है ना। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ही खींचता है, दूर से क्या खींचेगा, है ना। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन टू द ग्रुप घटेगी। नाइट्रो इज अ डाइएटॉमिक गैस। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन क्या है? डाइएटॉमिक N2 बनाता है। बाकी इसके नीचे के कोई भी एलिमेंट N2 नहीं बनाते हैं, पोली एटॉमिक बनेंगे। जैसे पता है फास्फोरस के बारे में, ये P2 नहीं बनाता है, क्या बनाता है? P4। रीजन पता है ना आपको? क्यों? क्योंकि ये जो सेकंड शेल के एलिमेंट है छोटे होते हैं, छोटे होने की वजह से यही पाई बॉन्ड बना पाते हैं। बाकी इनके जैसे जैसे बड़ा होगा ना, पाई बॉन्ड बनाने की क्षमता कम होती चली जाती है। तो स्टेबिलिटी कहां, कौन सा स्टेबल पाई बॉन्ड बना पाएगा? सेकंड शेल का एलिमेंट, इसलिए N2 बनाता है। बाकी P4 सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, P2 फास्फोरस वगैरह क्या बना सकते हैं? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बच्चों? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। आज की क्लास में थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन आ रहा है ना, चलो। नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस, वाला अदर आर पॉलीएटॉमिक सॉलिड। समझ में आया? इसलिए दूसरे क्या है? ये गैस है, बाकी पॉलीएटॉमिक सॉलिड है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ। ये जो बिस्मथ की जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? इनर्ट पीयर इफेक्ट। क्या है इनर्ट पीयर इफेक्ट? पहले भी बात कर चुके हैं। इट इज द रिलक्टेंस ऑफ 2ns इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। इसको समझ लीजिए, नहीं तो बहुत पेड़ता है। फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। होता क्या है कि S और जो P है, इसकी शील्डिंग क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। S कहां पाया जाता है? फर्स्ट शेल में। और S कहां पाया जाता है? फर्स्ट शेल में, सेकेंड शेल में और थर्ड शेल में। मतलब फर्स्ट पीरियड में, सेकेंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में सिर्फ S और P दिखाई देगा। यहां पे S। फोर्थ पीरियड से शुरू होती है कहानी D की, और फोर्थ पीरियड में कहानी शुरू किसकी होती है? S तो रहता ही है, P तो रहता ही है, साथ में क्या जाता है? D। और फिफ्थ पीरियड में भी S, P और D। सिक्स्थ पीरियड से कहानी किसकी चालू हो जाती है बच्चों? S, P, D और F की। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिएगा। 6s के बाद 4f आता है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी ही चाहिए। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना आप, बार बार एक ही चीज को हम आपको नहीं रिमाइंड करेंगे। हमने आपको एक तरीका बताया है, आप शुरू से फॉलो कीजिए तो आपको ज्यादा अच्छी से चीजों को समझ में आएंगी बातें। खैर, क्या है बच्चों कि अब क्या होता है कि ये जो S और P की शील्डिंग स्ट्रांग होती है। शील्डिंग का मतलब क्या होता है? बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोकना। अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोकेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? शील्डिंग स्ट्रांग होती है। ड्यू टू देयर शेप, इस S और P के शेप की वजह से। D और F की शील्डिंग पुअर होती है। D और F की शील्डिंग क्या होती है? पुअर होती है, जिसकी वजह से बाहर वाला भी इलेक्ट्रॉन अंदर आता है। तो होता क्या है? जो बाहरी जैसे जैसे हेवियर एलिमेंट डाउन टू द ग्रुप जाइएगा, नीचे की तरफ आइएगा, बड़ा एलिमेंट जो है ना, वो अपने S से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू पुअर पेनिट्रेशन ऑफ D और इफेक्ट, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ D और इफेक्ट, S के इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ जाते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो क्या देगा बच्चों? सिर्फ P देगा। बात समझ में आ रही है? तो इसी को इलेक्ट्रॉन, S को इलेक्ट्रॉन नहीं देना। क्यों नहीं देना? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ D एंड F। इसी को क्या बोलते हैं? इनर्ट पीयर इफेक्ट। मोटा मोटी बिहार बोर्ड वाले बच्चों, अगर आपके पास वक्त की कमी है, वक्त के नजाकत को ध्यान में देते हुए मैं सिंपल सी आपको बात बोलता हूं, कहीं भी कोई गड़बड़ मचाना, बस आंख बंद करके लिख लो इनर्ट पीयर इफेक्ट। ये मेन रीजन है गड़बड़ मचने का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना फुल ऑफ एक्सेप्शन। अब वो इनर्ट पीयर इफेक्ट टीचर को समझाने में थोड़ी दुश्वारी होती है, कह देते हैं इनर्ट पीयर इफेक्ट। खैर, एनसीईआरटी क्या कहता है? एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ लिखा हुआ है। एटॉमिक मास, जाहिर सी बात है नीचे की तरफ जाइएगा तो बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी, डाउन टू द ग्रुप जाइए तो लगातार क्या कर रहा है? घट रहा है।
अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन टू द ग्रुप जाइए, लगातार घट रहा है, जो अभी मैंने बात की। तो नीचे की तरफ जाइएगा तो रेडियस बढ़ेगा, जाहिर सी बात है साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में चर्चा हम लोग आगे की तरफ करेंगे। चलिए, एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एनामलस बिहेवियर क्यों है इसमें? रीजन हमने अभी बताया, इसकी साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, पता है ऊपर वाले की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। इससे अभी बताया ना, अभी बात किया कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, क्यों? छोटा होता है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर की तरफ ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर की तरफ फील कर पाएगा करेगा तो बाहर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल हो गया। अब क्या होगा, नाइट्रोजन है यूनिक टेंडेंसी वो स्पेलिंग एरर आप ठीक कर लीजिएगा, टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन? पाई बॉन्ड भी बनाता है, यूनिक टेंडेंसी। क्यों? क्योंकि इसके नीचे वाला बताया हमने साइज बड़ा होने की वजह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, पुअर ओवरलैपिंग होती है। उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, टाइम भी आपका जरूरी है। बॉन्ड इटसेल्फ with other element having a small size and electronegativity carbon of or oxygen। और किसके साथ बना सकता है? अपने जैसे प्रोसी सेकंड शेल के एलिमेंट के साथ ही। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड which has very high bond enthalpy and nitrogen molecule is inert as very low reactivity। अब क्या है, सर ट्रिपल बॉन्ड बना लिया तो इसको तोड़ना क्या है? अरे आज तो बहुत ज्यादा एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा परेशान किया हुआ नाजुक। हाँ, थोड़ा सा सॉरी, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनता है यहाँ पे? ट्रिपल बॉन्ड है ना, यहाँ पे क्या बनता है बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ट्रिपल बॉन्ड बन होगा तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। 3 बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा आपको, तो इनर्ट की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि तोड़ना बहुत मुश्किल है। तोड़ना बहुत मुश्किल है तो क्या होगा? बहुत स्टेबल होगा। बहुत स्टेबल होगा तो रिएक्टिव होगा कि नॉन रिएक्टिव होगा? नॉन रिएक्टिव होगा, है ना। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज इनर्ट एंड वेरी लो रिएक्टिविटी। फिर से बताते हैं, नाइट्रोजन थोड़ा सा बिहेवियर का एनामलस बिहेवियर का मतलब क्या हो, क्यों होता है? स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल इसमें नहीं होते हैं। कैटिनेशन, कैटिनेशन मतलब अपने जैसे दूसरे से मिल करके एक लंबी रिंग या चेन का निर्माण करना। ए टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ नोन एज कैटिनेशन। देखो अगर ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, क्या नाम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया हमने, तो क्या होगा बच्चों? ये जो नाइट्रोजन है और ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है, इसके बीच में क्या बनेगा? क्या होगा? छोटे हैं, ये जो N2 है, ये जो N2 भी बना लीजिए, ये छोटे हैं। साथ में क्या है? इसके पास लोन पेयर है। अब लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो आपस में क्या होगा? लोन पेयर के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी रह पाएगी नहीं, तो इसलिए इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत पुअर होती है ड्यू टू लोन पेयर। लोन पेयर होने की वजह से ये अपने, अब देखो साथ साथ में नहीं, छोटा सा है, ऊपर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड लेंथ छोटा है, ऊपर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? मारम पिटाई नहीं बचेगी बच्चों। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, है ना। काम की बात क्या है? नाइट्रोजन स्मॉल साइज का है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो स्टेबल नहीं होगा, और स्टेबल नहीं होगा तो कोई भी चीज अनस्टेबल होना चाहता है। आप पर क्यों रहे हो? स्टेबिलिटी गेन के लिए। हम पढ़ा क्यों रहे हैं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। सिंपल सा लॉजिक, और कुछ नहीं। तो कैटिनेशन, यहां पर रिपल्शन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, तो इसलिए ये कैटिनेशन शो नहीं करता है।
नोट, फास्फोरस बेटर कैटिनेशन प्रॉपर्टी देन नाइट्रोजन। फास्फोरस की कैटिनेशन प्रॉपर्टी बेटर होती है, क्यों? क्योंकि फास्फोरस का बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाता है। इसके पास भी उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं जितने किसके पास है, नाइट्रोजन के पास है। चूंकि साइज बड़ा होगा तो वो जो रिपल्शन है, रिपल्शन कम होगा कंपैरेटिवली नाइट्रोजन। एलोट्रॉपी, क्या एलोट्रॉपी? एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मथ ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप शो एलोट्रॉपी। नाइट्रोजन और बिस्मथ के पास कोई दूसरे एलोट्रॉप्स नहीं होते, है ना। फास्फोरस एग्जिस्ट एज व्हाइट, ब्लैक एंड रेड फास्फोरस के तौर पे मिलता है। आर्सेनिक लिखा हुआ है मगर यहां क्या लिखना चाहिए, आर्सेनिक। ठीक कर लीजिएगा, आर्सेनिक एग्जिस्ट एज येलो और ग्रे आर्सेनिक, यहां से स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। एनाटॉमी एग्जिस्ट एज एंटीमनी, एनाटॉमी मैंने बोल दिया, सॉरी, एंटीमनी एग्जिस्ट एज येलो और सिल्वर ग्रे एलोट्रॉपिक फॉर्म, है ना। एलोट्रॉप्स तो पता ही हुआ ना, कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स, है ना। कार्बन संरचना अलग होने की वजह से वो अलग अलग होते हैं, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट, तो इसको क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप। अलग अलग संरचनाएं होती हैं उनकी। उसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको पता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ठीक है बच्चों। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2NP3। वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 5, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, 5। 5 है तो कितना लेना चाहेगा, 3 लेना चाहेगा। 5 है तो कितना लेना चाहेगा, 3 लेना चाहेगा। तो इसलिए इसका एक ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3। साथ में ये 5 देता भी है तो क्या होगा, +5। और आपने पढ़ा ना नीचे की तरफ हेवियर मैटर क्या करते हैं, वहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा। तो NH2 अपने NH2 से ये वाला इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा तो कितना देता है, +3 देता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 3। नाइट्रोजन फैमिली का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 3। या तो -3 होगा या तो -5 होगा, या तो -3 होगा या तो +5 होगा या तो +3 होगा। अब डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन में कौन कब होगा या कौन कब ज्यादा स्टेबल होगा, कम होगा, उसकी बात करते हैं। On moving down to the group, stability of +5 oxidation state decrease. डाउन टू तरफ ग्रुप जाइएगा तो +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा भाई, while the +3 ऑक्सीडेशन इंक्रीज, क्या करेगा, इंक्रीज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। और बोर्ड सवाल क्या पूछता है, बोर्ड का बड़ा फेवरेट सा है कि भाई आप बता दो सिर्फ इतना कि जो अपना बिस्मथ है, ये बोर्ड का फेवरेट सवाल कि ये बिस्मथ भाई साहब ये +5 में ज्यादा स्टेबल होंगे कि बिस्मथ भाई साहब +3 में ज्यादा स्टेबल होंगे। ये बोर्ड का फेवरेट सवाल है। खैर, तो आपको पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +3 में स्टेबल होगा। तो डाउन टू द ग्रुप आपको लगता है मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इंसान क्या लगा देता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं बढ़ा, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो +5 स्टेबल होगा। मगर ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट +5 ना स्टेबल होकर के +3 स्टेबल होता है, ठीक। NCl5 and NF3 does not exist, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता भाई, इसके पास कितने ऑर्बिटल, बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल चाहिए, और नाइट्रोजन के पास कितने ऑर्बिटल है, NH2 और NP3, मतलब टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 1 2 3 4 ऑर्बिटल चार्ज है तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी, मतलब कितना मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, 4। 5 बॉन्ड ये बना नहीं सकता है, इसलिए और 5 बॉन्ड कौन बना पाता है, जिसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल हो, जैसे फास्फोरस। कहां सर, हमने आपको पढ़ाया बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। तो इट वैलेंशियल नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म कंपाउंड ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। कोई नई बात थी बच्चों, नई बात थी, कहानियां समझ में आ रही, मजा आ रहा है, चलिए ठीक है, तो शेयर जरूर कीजिए, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड होगा डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, देखो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है, सिखाया है, कहां सिखाया, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसलिए उसको सबको इतना मेहनत करके बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर बनाया गया कि आप कैपेबल हो जाओ 12th क्लास की बातों को समझने के लिए। जो नए बच्चे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, पहला लेक्चर समझ जाइए, फिर किस कैसे कैसे देख लीजिए, ये सेकंड लेक्चर है, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर पढ़ने के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं है, और जो जरूरी है इस चैनल पे वो अवेलेबल है। खैर, सीखने के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 दूनी 6 और 3 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, +3। आप निकाल लीजिए अपने मेथड से, हमने आपको सिखाया, इसके लिए आपको करना पड़ेगा मेहनत।
क्या इससे जस्ट पहले बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर, जो लास्ट 4th लेक्चर है वहां पर हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको सिखाया। बार बार वही बात हो जाती है। ये क्या होगा +3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों -3, और यहां पर क्या हो जाएगा होगा ना, ये अब बना लेना। चलिए नॉन मेटल के साथ ये कैसा बिहेव करता है, मेटल की तरह बिहेव करता है। ये क्या हो जाएगा -8, तो ये क्या हो जाएगा +3, तो ये क्या हो जाएगा +5। तो ये फास्फोरस, ये जो फास्फोरस है प्लस से एक बार प्लस से क्या बन रहा है माइनस, प्लस से माइनस बन रहा है तो क्या कर रहा है बोलिए, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन कर रहा है तो क्या कर रहा है रिडक्शन। और यही फास्फोरस एक बार क्या कर रहा है +3 से +5, 3 की कमी थी, अब कितने की कमी हो गई 5 की, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या तो बच्चों ऑक्सीडेशन। तो एक तरफ ये रिडक्शन भी कर रहा है और ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, तो ऐसे ही रिएक्शन को क्या बोलते हैं डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन, व्हेन द सेम एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आई बात समझे बच्चों, फिर से +4, अरे यार अच्छी हो क्या रहा है, बहुत इरिटेशन हो रही मुझे, थोड़ा सा एरर है, देखेंगे बाद में, पहले इसको पढ़ा लो है ना बच्चों। मगर थोड़ा सा एक आध दिन हो सकता है तो आप उसको कट करूंगा तो फिर मुझे पूरा फिर से करना पड़ेगा और बहुत सारे लेक्चर शूट करना है, तो सॉरी आज थोड़ा सा ये कर, अब देख लो। खैर कहां पर थे, कुछ ना कुछ होगा इंटरनली। वहां पे देखे हम लोग, हाँ यहां पे थे। अब ये क्या है 2 दूनी 4 और 1 3, तो ये क्या हो गया बच्चों +3। यहां पे क्या है आप सॉल्व कर देना, +5 हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया आपको, और यहां पे क्या है +2, तो ये +3 से +2 हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया ना, पहले 3 की कमी थी अब 2 की कमी है, मतलब एक गो गेन किया, गेन किया तो क्या करते हैं इसको रिडक्शन कहते हैं। अब देखो यहां से फिर से सुनो, यहां क्या किया इसने +3 से +5 बना, लॉस किया, यहां से यहां आने में क्या किया ये लॉस किया, और लॉस करने को क्या बोलते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन। तो देख लीजिए एक ही जगह जब एक ही रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल व्हेन सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट क्या कर रहा है ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और रिडक्शन भी करता है, तो इसको रिएक्शन को क्या बोलते हैं डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन। कोवैलेंसी, क्या कोवैलेंसी इन नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवैलेंसी इज 4। अभी हमने समझाया क्यों, क्योंकि 1s और 3p का ऑर्बिटल मिलेगा, ऑर्बिटल आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, तो 4 है तो 4। हेवियर एलिमेंट कैन शो मोर देन 4 वैलेंसी, कितनी हो सकती है 4 हो सकती है, जैसे pF6। तो फास्फोरस यहां पर फास्फोरस कितना बॉन्ड बना रहा है pF6 माइनस कितना बॉन्ड बना रहा है 6, तो कोवैलेंसी कितनी होगी बच्चों 6। समझ में आया ना, कोवैलेंसी पे भी सवाल है PYQ में, देख लीजिएगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन EH3 हम लिखा कि इसको, ये जो शेल के एलिमेंट है जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे तो जाहिर सी बात है इसकी वैलेंसी 3 होती है, तो 3 हाइड्रोजन लगेगा, इसलिए हमने EH3 लिखा। तो क्या हो गया NH3 PS3 SS3 SBS3 और BiH3 बन गया। खैर इन सबका आप स्ट्रक्चर बना लो, एक का जल्दी से हम बना देते हैं। नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड बनाए 3, ठीक है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 3 से बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गया और 2 बच गया, तो 1 लोन पेयर है ना। ये सारी चीज हमने बच्चों बेसिक बहुत क्लियरली समझाया, तो यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बच्चों इसकी sp3, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3, तो sp3 है, ठीक है। चलिए बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा, डाउन टू द ग्रुप आ जाइएगा तो सबके हाइब्रिडाइजेशन तो सेम मिलेगी आपको। ऐसे ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ऐसे ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं बच्चों याद है ना आपको, टेट्राहेड्रल बोलते हैं, और शेप को क्या बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। PYQ में यही क्वेश्चन आया हुआ था ना, तो याद कर लीजिए। डाउन टू द ग्रुप जाइएगा सब कुछ सेम होगा, मगर क्या होगा बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा ये रिलेशन याद कर लीजिए,
बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। नीचे की तरफ अब जब जा रहे हैं तो ये सेंट्रल एटम, ये सब सेंट्रल एटम, जाहिर सी बात है साइज इसके जब बढ़ रहे होंगे, जब साइज सेंट्रल एटम का बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा, घट जाएगा। इस रिलेशन को आप याद रख लीजिए, ठीक है। बॉन्ड लेंथ, जाहिर सी बात है ना, बॉन्ड लेंथ क्या है, डाउन टू द ग्रुप जाइए तो साइज तो एटम बड़े हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है बच्चों, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो नीचे की तरफ जब जाइएगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा कि बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, फिर उसको तोड़ना आसान होगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम लगानी पड़ेगी। कोई मुश्किल है, ज्यादा जल्दी हो गया। अरे भैया नीचे की तरफ आप जा रहे हैं ना, डाउन टू द ग्रुप जा रहे हैं तो इसका साइज बढ़ रहा, साइज बढ़ रहा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, तो आसानी से टूट जाएगा आसानी से, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है तो क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होगा, कम हीट पर, हीट और एनर्जी तो पास पड़ी का है, आपका रिलेशन का सही है, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी मतलब बहुत कम हीट लगने पर वो टूट जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, क्यों, लेंथ बढ़ रहा है। बेसिक स्ट्रेंथ डाउन टू द ग्रुप पे जाने पर घटता है, क्यों, क्योंकि देखो आप जो है सबके पास 3 बॉन्ड बना रहा है और 1 लोन पेयर है। बेस क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे, मगर कौन आसानी से दे पाएगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा। केमिस्ट्री की भाषा में, अंग्रेजी में बोले तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा। तो आप डाउन टू द ग्रुप जाइएगा तो साइज बढ़ेगा। तो कोई चीज आपको मान लिया जाए कि एक 100 ग्राम चीज है, एक छोटे से ग्लास में रखा जाए और एक बड़ा सा बर्तन में रखा जाए, कहां पर उस सामान की डेंसिटी ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है छोटी जगह पे। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा और छोटी जगह पे 2 लोन पेयर है, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाइएगा तो साइज बढ़ता जाएगा और बड़ी जगह पर वही 1 लोन पेयर होगा। तो किधर ज्यादा डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, नाइट्रोजन पे, तो ज्यादा डोनेशन कहां हो पाएगा, नाइट्रोजन से। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिक स्ट्रेंथ डाउन टू द ग्रुप जाने पर क्या करता है, घट रहा कि बढ़ जाएगा। चलिए, आसानी से कौन डोनेट कर पाएगा, ऊपर वाला ना, हाँ ये थोड़ा सा कर रहा है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा यहां पे थोड़ा सा मुझसे एरर हुआ है, इसको आप काट लीजिए। डाउन टू द ग्रुप जाइएगा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में डाउन टू द ग्रुप जाइएगा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या करेगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा बताइए ना, डाउन टू द ग्रुप जाइएगा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना, रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब दूसरे को रिड्यूस करवाना। और दूसरा रिड्यूस कब होगा, जब वो हाइड्रोजन खाएगा। तो ई महाराज हाइड्रोजन देंगे तब ना दूसरा वाला खाएगा। तो कौन हाइड्रोजन जल्दी देगा, जहां पर ज्यादा आसानी से हाइड्रोजन निकलेगा, और ज्यादा हाइड्रोजन कहां आसानी से निकलेगा, तो अभी पता है ना, ऊपर में तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो तोड़ना मुश्किल, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, और नीचे में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम देना पड़ेगा। आ रही चीजें समझ में, फिर से रिपीट करता हूं, लेक्चर तभी मजा आएगा जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। और बेसिक सर का बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं, थोड़ा सा पढ़ना, और मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। चलिए, डाउन टू द ग्रुप जाइएगा, अरे तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा, इनऑर्गेनिक तो वैसे भी लोग बच्चे बोरिंग मानते हैं, है ना। खैर चलिए, रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन टू द ग्रुप जाइएगा तो इंक्रीज करेगा। क्यों, देखो रिड्यूसिंग कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईज ऑफ लूजिंग हाइड्रोजन, तो कहां से आसानी से आपको हाइड्रोजन निकलेगा, बड़ा ले बॉन्ड लेंथ में ना, बड़ा बॉन्ड लेंथ आसानी से तोड़ के निकाल दीजिए, छोटका में मुश्किल है। तो उम्मीद है कि ये जो बातें हमने पढ़ाई है, यहां से बोर्ड में क्वेश्चन पक्का रहता है, ऑब्जेक्टिव में जब हम लोग सॉल्व करवाएंगे देखिएगा भर भर के आएगा। ये छोटे से रिलेशंस का आप नोट्स जरूर बनाइए, इस वाले का कम से कम जरूर बनाइए, और ये रिलेशन रट के खा जाइए। क्यों, इसी को फिर हम लोग अभी ग्रुप 15 में पढ़ा रहे हैं, सेम बतिया ग्रुप 16 में पढ़ाएंगे, ये सेम बतिया ग्रुप 17 में पढ़ाएंगे, सेम बतिया डी ब्लॉक में पढ़ाएंगे। बहुत लंबा चलेगा, बार बार इसी को रिपीट करना है। एक बार अच्छे से रिपीट कीजिए ना, तो जैसे हम उसको पढ़ाएंगे खटखट आपका आंसर आएगा तो मजा आने लगेगा।
कोई भी चीज कब स्ट्रांग होती हो, कब मजा आता है, जब वो चीज समझ में आ जाती है। बोरिंग कब होता है, जब समझ में नहीं आता है। तो आप इसको यहां पे स्ट्रांग कर लीजिए, लिख करके ये सारे रिलेशन को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चों, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडर वाल फोर्सेस भी होता है। चलिए अब देखो दोस्तों, इस हिसाब से नाइट्रोनेप NH3, फिर नेपाल का PH3, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, सबके साथ लगा दीजिए H3। तो डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था। ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये भाई साहब, ये हाइड्रोजन भाई साहब पुटुक करके यहां पर आ गए, यहां पे। ये नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट अचानक से बढ़ कैसे गया? तो हमने बोला है कि एक तो मॉलिक्यूलर मास आई है, साथ में है वंडर वाल फोर्सेस। क्या है? वंडर वाल फोर्सेस। और नाइट्रोजन भैया लगाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पता है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या? वंडर वाल फोर्स। ये क्या कर लेते हैं? ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है? बढ़ जाता है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? तो बस कुछ नहीं, नाइट्रोजन वाई को पटक दीजिए, बाकी जो जैसा है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डॉट, और नाइट्रोजन को बीच में ला करके पटक दीजिए, इस इंसान को पटक दीजिए। ये 1 कुछ नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनली ऐसा लिखना चाह रहे थे, टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है, ठीक है। अब इस रिलेशन को आप खुद से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चले आगे, एनसीईआरटी को मैंने लिखा दिया जो समझाने की कोशिश। रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है तो भाई ये जो है ना कैसा ऑक्साइड बनाएगा? तो ये एन नाइट्रोजन है, यहां पे लिख देता ऑक्सीजन। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो ये क्या बना लेगा बुआ? 2 और 3। 10th क्लास में सिखाया ना? अरे सिखाया ना 10th क्लास में कि नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। इसकी क्या होगी? 2। रिएक्ट कब करेगा? जब दोनों की वैलेंसी इक्वल हो जाएगी। तो इक्वल करने के लिए क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ये 2 लिखे और ये 3 लिखे तो नाइट्रोजन की 1 की 3 होती है, 2 की कितनी हो जाएगी? 6। और ऑक्सीजन की 1 की 2 होती है तो 3 की कितनी हो जाएगी? 6। हो गया ना बराबर। इस तरह से क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो नाइट्रोजन, तो ये एक इस तरह का बनता है। और दूसरा ये क्या बन सकता है बुआ? ये जो नाइट्रोजन है अगर ये N2 कर दीजिएगा तो ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा? N2 कीजिएगा तो कितना लेना पड़ेगा ऑक्सीजन? बताइए। इक्वल करना पड़ेगा ना? नहीं। अब इस केस में कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, एक +3 भी होता है, और दूसरा क्या होता है? प्लस फैमिली का, पूरे फैमिली का +5 भी होता है। ये तो +3 का केस था। अगर +5 ले लीजिएगा तो इसका 5 है और इसका कितना लेना पड़ेगा? इसका तो फिक्स है 2, है ना? 2 ऑक्सीडेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर +3 और +5 के केस में। तो इसका 3 है, इसकी वैलेंसी 3 होगी, 5 होगी। 3 वाले के केस में तो ये बनेगा, और 5 वाले के केस में यह 5 ले लीजिए, यह कितना लेना पड़ेगा? और इसका 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 और 5 सॉल्व कर दीजिए। 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास और 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो 2 टाइप के ऑक्साइड बनेंगे, E2O3 या E2O5। समझ में आ रहा है कहानी, है ना? तो एक क्या ऑक्साइड है इसका? N2O3, तो ये क्या बन जाएगा? N2O5। ये P2O3, तो ये क्या बन जाएगा? P2O5। ये क्या होगा? AS2O3, तो एक और बन जाएगा क्या? AS2O5। ये क्या होगा? Sb2O3, तो ये क्या बनेगा? Sb2O5। ये समझ में आ रहा है बच्चों? इसके 2 ऑक्साइड बनेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर भी 3 भी होता है, और माइनस प्लस हटा दो 5 भी होता है। तो जब 3 वाला को होना होगा तो यहां पर 3 इसकी वैलेंसी 3 लिखेंगे, और जब 5 वाला भी करना होगा तो इसकी वैलेंसी 5 लिखेंगे। 5 के हिसाब से N2O5 बनेगा और 3 के हिसाब से N2O3 बनेगा। ठीक है, अब काम की बात, ऑक्साइड बना लेंगे आप, थोड़ा एनसीईआरटी का भी हेल्प ले लीजिएगा। शुरू में जो 9 है 2, ये दोनों क्या है? अभी आपने पढ़ा ना, शुरू का 2 क्या होता है? नॉन मेटल। पिछले लेक्चर में आपने याद कर लिया होगा। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिडिक। कैसे ऑक्साइड होते हैं? एसिडिक होते हैं।
चलिए ठीक है। और मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं बेसिक। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? B2O3। मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे बच्चों? बेसिक। ये बीच वाला क्या है? ये बीच वाला क्या है? न मेटल है न नॉन मेटल है। क्या? मेटलॉइड। तो ये इसका ऑक्साइड है एसिड होंगे न बेसिक होंगे। इसके बीच का क्या होता है? एसिड बेस का एम्फोटेरिक। जिस तरह से मेटलॉइड में नॉन मेटल और मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसी तरह से एम्फोटेरिक का भी क्या होगा? एसिडिक और बेसिक दोनों गुण पाए जाएंगे। समझ में आया? अब काम की बात, काम की बात। यहां पर हमने लिखा है क्या? यहां पे क्या लिखा हुआ बच्चों? N2O। दूसरा क्या लिखा हुआ है? NO। फिर क्या लिखा हुआ है? N2O3। फिर क्या लिखा हुआ है? यहां पर N2O5 होगा। यहां पे क्या होगा बच्चों? N2O5। ये हमने नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना लिए। बुक में है, एनसीईआरटी में देखिएगा एक चार्ट बना हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। कितना आएगा इसका? +1। इसका कितना आएगा? +2। आपको आता है निकालने तो आप निकाल लीजिएगा, है ना? प्लीज निकाल लेंगे खुद से। हमने इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर आपको पहले पढ़ा दिया। ये सारी चीजें कि जो बार बार रिपीट हो। ये क्या होगा बच्चों? +3। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? +4। +4 हो जाएगा। हाँ, +5 होगा। क्या हो गया? +5। तो देखिए सारे के सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ठीक है। अब ये कैसे होंगे? एसिडिक होंगे। अभी आपने देखा एसिडिक होंगे। सर इनमें कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा। हाइयर द ऑक्सीडेशन नंबर, हाई इज द एसिडिक कैरेक्टर। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। सर बहुत आराम से पढ़ाया हमने कि क्यों? क्योंकि अगले जो हम पढ़ाएंगे तो फिर फास्ट पढ़ाएंगे। तो अभी सब कुछ को आप अच्छे से कंप्लीट कर लो कि ऊपर वाला दो है, दो नॉन मेटल है। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसे है? एसिडिक। बीच वाला एम्फोट बेस मेटलॉइड है तो उसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक। नीचे वाला मेटल है तो इसके ऑक्साइड कैसे होंगे? बेसिक होंगे। नीचे कह रहा है द टेंडेंसी टू E2O5 डिक्रीज डाउन टू द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। E2O5 में क्या होगा? यहां पर 10 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 5। और आपको पता है डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो +5 की स्टेबिलिटी घटती है। जब +5 की स्टेबिलिटी घटेगी तो ऐसा जहां +5 की स्टेबिलिटी कम है तो वैसा कोई मॉलिक्यूल बनाना चाहेगा नहीं। तो टेंडेंसी भी क्या होगी? चाहत भी क्या होगी बनाने की? घट जाएगी। जाहिर सी बात है। नोट करके हम इसी बात को लिखें कि मेटल के ऑक्साइड जेनरली फिक्स नहीं होता इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जेनरली लिखना मत जाए भूलिएगा। आप कहीं से उठा लीजिएगा सर आप तो गलत पढ़ा दिए थे। तो नहीं, जेनरली मेटल के ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ ये भी कि कैसा बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन कितना 1 ले लिया इसकी वैलेंसी, तो ये 3 होती है, 3 और 5 तो E3 और E5 बनाएगा। नाइट्रोजन डज नॉट पेंटाहेलाइड। आपको पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती नहीं है तो पेंटाहेलाइड कहां से बनाएगा? पेंटाहेलाइड बनाने के लिए कितना चाहिए? 5। NH3 जो बनता है ये स्टेबल है, मगर नाइट्रोजन जब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रिएक्ट कराएगा तो ये होंगे एक्सप्लोसिव, ठीक है। बिस्मथ लेस टेंडेंसी टू फॉर्म E5। क्यों? पता है क्योंकि E5 में बिस्मथ E5 जब बनेगा तो बिस्मथ का यहां पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर 5। और कल से तो यही चर्चा चल रही है कि बिस्मथ +5 में स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर कोई नाइट्रोजन फैमिली के लोग 5 बॉन्ड बना रहे हैं और कोई 3 बॉन्ड बना रहे हैं तो कहां पर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? कहां पर? तो भाई जब 5 बॉन्ड बनाएगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि फजान बाबा कहते हैं, कौन कहते हैं? फजान बाबा कहते हैं क्या कि जहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगी वहां कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इस केस में क्या है? +5, तो चार्ज की डेंसिटी ज्यादा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। आया 11th क्लास की छोटी सी बात थी। वाई पेंटाहेलाइड आर मोर कोवैलेंट देन ट्राइहेलाइड।
तो फजान्स रूल कहता है मोर पोलराइजिंग पावर हाई कोवेलेंट कैरेक्टर। भाई यहाँ पर +5 है, तो +5 है तो क्या करेगा, ज्यादा है ना, ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा क्या करेगा, पोलराइज करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। बतिया है डाइनाइट्रोजन N2 की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो कमर्शियली बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्चरलेशन डेस्टिनेशन ऑफ एयर, ठीक है, लिक्विड N2 डिस्टिल्ड आउट फर्स्ट लिविंग O2। क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए आप लीजिए एयर पकड़ा, उसको एयर को आप कंप्रेस कीजिए, साथ में ठंडा कीजिए, कहां, 0 डिग्री सेल्सियस से कम, तो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो एयर में मौजूद वाटर क्या हो जाएगा, क्या बना लेगा, आइस। वाटर मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे, आइस, निकल गए, एक प्राणी निकल गया। कंप्रेस कीजिए और फिर ठंडा कीजिए, कितना, -200 डिग्री सेल्सियस पे कर लीजिए, उसको ठंडा कर लीजिए, जो एयर में वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद जो बचेगा उसको कंप्रेस कीजिए और ठंडा कीजिए, -200 डिग्री सेल्सियस कर दिए। इसका करिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब धीरे धीरे गर्म, थोड़ा सा जैसे गर्म कीजिएगा इसको, टेम्परेचर मिलेगा कितना, -196 डिग्री सेल्सियस। फुटिक्स आपको वहीं पे रहने देगा और -196 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन गैस निकलेगी बाहर, बाकी जो एयर में मौजूद चीजें हैं वो वहीं पे पड़ी रहेगी। ठंडा है भाई, ठंडा है, वहीं पे पड़ी रहेगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या है, ज्यादा होगा, सब वहीं पे पड़े हुए, और निकल जाएगा फुटिक्स से क्या, नाइट्रोजन मिल जाएगा हमको। नाइट्रोजन आगे बनाने आसान है, मुश्किल है नहीं, एक बार और देख लीजिए, मुश्किल लगे तो। खैर लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं, आप अमोनियम क्लोराइड लीजिए, NaOH2 के साथ रिएक्ट कीजिए, आपको क्या मिलेगा, NaCl, साथ में वाटर मॉलिक्यूल, और क्या लिबरेट होगा, H2 गैस। A small amount of NO और HNO3 are formed as impurities। ये किसके साथ बनते हैं, impurities के साथ निकलते हैं, ठीक है। क्या रखते हैं, कैन बी रिमूव्ड, और इसको impurities को कैसे रिमूव किया जाएगा, पासिंग द गैस थ्रू इक्वस H2SO4 कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, इसके साथ पास करा देंगे तो क्या बन जाएगा, अपना N2 बन जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग लेते हैं पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट, ऑरेंज कलर का होता है, और ये जो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, यहां से भी क्या मिलेगा आपको, Cr2O3 ग्रीन कलर का, ठीक है। और ये देगा वोल्केनिक इफेक्ट, वैलेंसी इफेक्ट नहीं, ठीक है। अब सर इसमें पढ़ाने में आपको बहुत ज्यादा मन नहीं लग रहा है, बिहार बोर्ड वाले है ना, मन लगेगा, इसका बहुत मजे से पढ़ाते हैं, मगर चूंकि ये जो लैब वाला मेथड है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत रिएक्शन है, आप पहले से परेशान नहीं होगा। तो जब फिर बोर्ड का टेस्ट, बोर्ड दे लीजिए, अब नीट के बारे में पढ़ेंगे तो फिर हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे। हमको मालूम है कि केमिकल रिएक्शन आया तो ऐसा टॉपिक को थोड़ा सा चुपके से आप निकल जाइएगा, सर बोर्ड में आ गया तो वैसे क्वेश्चन जिसमें बोर्ड में आने की संभावना रहेगी, मेरी एनर्जी ऑटोमेटिकली उस टाइम बढ़ जाएगी। अभी मेरा टारगेट, आप वाला टारगेट है कि जिस तरह से आप हमें इस उम्मीद के साथ जुड़े कि सर पहले बोर्ड अच्छे से निकल जाए, तो उतना ही, ठीक है। चलिए, मगर हाँ कुछ छोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जरूरी है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, और फिर जब हम क्वेश्चन बनाएंगे या आप कोई क्वेश्चन बनाइए कहीं से मिल गया, तो आपको हर चीज मिली रहनी चाहिए आपके यहाँ पे। खैर, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, तो ये है कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। कलर भी नहीं होता है, ऑर्डरलेस खुशबू भी नहीं होता है, टेस्टलेस भी नहीं होता है, और नॉन टॉक्सिक गैस है। 2 स्टेबल आइसोटॉप्स है इसके, नाइट्रोजन की बात चल रही है उस वक्त से, है ना, 14 और 15 आइसोटॉप पता है ना, एटॉमिक नंबर सेम, बस मास नंबर डिफरेंट। वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर मॉलिक्यूल में सॉल्युबल नहीं होगा, क्यों नहीं सॉल्युबल है, N2 है, खुद ही अपने आप में अकड़ा जकड़ा हुआ 3 बॉन्ड बना करके। वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल पॉइंट नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी।
N2 is inert because very high bond dissociation energy, बहुत बार कर चुके हैं। एक्शन विथ मेटल, लिथियम को जब नाइट्राइट से नाइट्रोजन से रिएक्ट कराइएगा तो लिथियम नाइट्राइट बनाएगा, आयनिक। एक मिनट बच्चों, मैग्नीशियम से रिएक्ट कराइएगा तो Mg3 आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। एक्शन विथ नॉन मेटल, नॉन मेटल से रिएक्ट कराइएगा तो H2 से क्या लगवाइएगा, नाइट्रोजन का H2 से रिएक्ट में NH3 बनाएगा, और यहां से ये तो VVI है। सर इसको पढ़ाइए ना अच्छे से, जब VVI है इसका टाइम आएगा तो आएगा, अलग से इसको पढ़ाएंगे। और ये VVI है बोर्ड के लिए, ठीक है। इन और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएगा तो NO बनाएगा। खैर यूजेस, अब इस यूजेस को अच्छे से पढ़ लिए। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NH3, ठीक है, एंड कैल्शियम साइनामाइड बनाने में इसका यूज होता है। ये क्या है, फर्टिलाइजर है, यूज टू क्रिएट इनर्ट एटमॉस्फेयर। और यहां से सवाल आएगा इस यूज से, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। कहां यूज करते हैं इसको, आयरन की, क्योंकि आयरन क्या होता है, इनर्ट रहेगा तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, एंड स्टील इंडस्ट्री में, ठीक है। Liquid N2 is used to refrigerant to prove pressure biological material, food items and crypto surgery। कहां लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करते हैं, आजकल देखते होंगे चॉकलेट आपका आता होगा डिलीवरी करने के लिए, है ना, और कभी मंगाएगा ऑनलाइन, और वहां पर देखिएगा N2 नाइट्रोजन का पैकेट रहेगा। तो ये किसके लिए, इन जगहों पर किसको यूज किया जाता है, लिक्विड N2 को, नाइट्रोजन को यूज किया जाता है। देखिएगा चॉकलेट जब ऑनलाइन डिलीवरी किए होंगे तो आप लोग देखा होगा उसमें होगा, ठीक है। तो इन जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। चॉकलेट चिप्स की पैकेट है ना, जो भरा रहता है, क्या भरा रहता है, नाइट्रोजन। इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि यहां तक चीजें आपको ढंग से समझ में आई होंगी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। इस पूरी को अच्छे से देख लीजिएगा, और इसको जहां जहां पे हमने क्या किया है देखिएगा, इसको रिपीट कर देते हैं एक बार। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी होती है बोरिंग, फिर ऑर्गेनिक और फिजिकल में आपको मालूम है, पीछे लेक्चर देखा होंगे। मगर कौन कौन सा पॉइंट हाईलाइटेड है, सर जो हमने आपको पढ़ाया है, केमिकल रिएक्शन से थोड़ा सा बच लीजिएगा। हमको मालूम है आप खुद बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा उसको याद करना मुश्किल होता है। तो उसको हम लोग इंपॉर्टेंट वाले को लास्ट में कर लेंगे, जब हम लोग जल्दी ही परसों की क्लास में क्या करवा रहे होंगे, सब्जेक्टिव। तो जितने इंपॉर्टेंट है मैं करवा दूंगा, बाकी चीजों को मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है सबको अच्छे से समझिए, ताकि कल के लेक्चर में, नेक्स्ट डे में जब आपका लेक्चर आएगा, इसके बाद फाइनल लेक्चर जब आएगा, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे होंगे, तो सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको बन पाए। चलिए मिलते हैं। आज थोड़ा सा इंटरप्शन था, देखते हैं किस वजह से, मगर पता है आपका तो समय है नहीं कि फिर मैं खोल करके सबको ठीक से सिस्टमाइज करूं। तो देखते हैं इसको भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। आप उम्मीद है कि छोटी छोटी दुश्वारियों को आप भी टैकल कर लेंगे। दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।